Well, my dear students, hope you all will be very right. Yesterday, we have started new chapters of electromagnetic waves. I am proceeding according to the books which are for the CBSE board and SSC boards. After the alternating current, this chapter was there, chapter of electromagnetic waves. तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि है कि कंटिन्यू रखते हुए डिस्प्लेसमेंट करंट को जैसे हमने पढ़ा था कि जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट का जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक बिल्कुल नई कंसेप्ट है, नई थ्योरी थी जो कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज डेवलप हो रहा है, आज हम देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से एक तरह से उनका बहुत बड़ा अहम रोल इसमें है ये। क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन है या उसका और भी जो एप्लीकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि लाइट भी है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लेकिन साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। खैर साउंड का तो आप लोगों ने हाई स्कूल या ये 11th क्लास में देखा होगा। आज सिर्फ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शुरुआत एक तरह से करने जा रहे हैं। कल तक तो जो भी था वो बेसिक कंसेप्ट था। कंसेप्ट तो मैक्सवेल ने दे दिया था। उसके बाद ठीक है, ये जब इनका टाइम ख़त्म हुआ तो कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली इसको लेबोरेटरी में करके देखा, जिसमें एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे, जगदीश चंद्र बोस, जीसी बोस, कलकत्ता में इन्होंने रिसर्च किया था अपने लेबोरेटरी में। इसको प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 5 मिलीमीटर से लेकर के 25 मिलीमीटर वेवलेंथ तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था। हेनरिच हर्ट्ज ने भी प्रोड्यूस किया था। इसके बाद फिर जो है और भी लोगों ने जो है, मार्कोनी ने इसको प्रैक्टिकल इसको एप्लीकेशन दिया, रेडियो वेव बनाया, जिससे रेडियो हम सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हुई है। तो कैसे प्रोड्यूस होती है तो थोड़ा बहुत आज हम देखेंगे उसके बारे में। तो ठीक है, थोड़ा हम डिस्प्लेसमेंट करंट को कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं, क्योंकि करंट जो पहले था मैक्सवेल के पहले लोग ये समझा जाता था कि करंट जो होती है सिर्फ चार्ज फ्लो होने की वजह से होती है। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने देखा कि जब वो कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे उसके बारे में, तो जब डायइलेक्ट्रिक होता उसके बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, डेवलप हुई थी। तो ये कैसे हुआ था उसके बाद उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं, कोई कंडक्शन करंट ही नहीं, कोई कंडक्शन करंट। जब हम करंट की बात करते हैं तो कंडक्शन करंट व्हिच इज द रियल करंट व्हिच इज फ्लोइंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज फ्लो होने की जैसे करंट फ्लो रही है, यही रियल करंट है। इसी को हम मेजर करते हैं, चाहे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होता है, ये सब हम मेजर करते हैं, इसी को हम यूटिलाइज भी करते हैं। लेकिन जो रीजन था हमारा कैपेसिटर के बीच में जो डायइलेक्ट्रिक था, जैसे देखा हमने, फिर ये डायग्राम को बनाया है, ये कैपेसिटर की प्लेट है। यहाँ पे प्लेट मैंने जो है ऐसे ले लिया है, दो परपेंडिकुलर लाइन की तरह, लेकिन ये आप सर्कुलर भी ले सकते हैं या और किसी शेप में भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। और ये प्लेट जो होते हैं किसी मेटेलिक कंडक्टर के ही बने हुए होते हैं, और इनके बीच में डायइलेक्ट्रिक होता है। जैसे एयर है, यहाँ पे डायइलेक्ट्रिक क्या है, एयर भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, जो कि प्योर इंसुलेटर्स होते हैं। डायइलेक्ट्रिक जो होते हैं प्योर इंसुलेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे करंट तो फ्लो नहीं हो सकती है। तो जो एम्पियर्स लॉ था उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी लगी है एम्पियर्स को, मैक्सवेल्स को, कि मैक्सवेल्स लॉ में कुछ ऐसा टर्म है जो कि छूट रहा है, और वो टर्म वही छूट रहा था जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। क्योंकि जो आपका जो एम्पियर्स लॉ था सिंपली यही था ना कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज पाथ फ्लोइंग कंटेनिंग ए करंट इज इक्वल टू μ0 टाइम द टोटल करंट। ये टोटल करंट, ये टोटल करंट है, ये तरह से करंट फ्लोइंग इन द थ्रू द लूप, थ्रेडिंग थ्रू द लूप, ये है। तो ये था हमारा। तो इसमें जब इन्होंने देखा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा व्हिच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ जब करंट नहीं फ्लो हो रही है तो एक तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स के अकॉर्डिंग जीरो होना चाहिए। लेकिन जब मैक्सवेल ने देखा एक्सपेरिमेंट करके तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से नहीं, कंडक्शन करंट की वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह थी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कल मैंने बताया था बेटा कि अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया था कि ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, कैसे कैसे टाइम के साथ बढ़ती जाती है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ यही जान लीजिए बेटा कि यहाँ जो हमारा जो डायइलेक्ट्रिक है, जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, उसमें जो करंट फ्लो होती है उसी का नाम हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट था, ID। और इसकी जो वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके दिया था वो आई थी एप्सिलॉन नॉट B
फाई ई अपॉन डी टी। यहाँ पर ये जो डी फाई ई है, डी फाई जो फाई ई है, डी फाई ई है, ये चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा जानते हैं जो एक्चुअली फाई ई है, ये फाई ई जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो वैल्यू होती है E डॉट ए, एरिया वेक्टर इंटू दिस इंटू ये होती है कॉस थीटा होती है, कॉस थीटा होती है। अगर हमारा थीटा का मान 0 हो, जैसे इसमें है 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, दोनों बीच का एंगल 0 है, इसलिए यहाँ पर जो E ये है ये सिंपली E इंटू ए है। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। अब जब फ्लक्स की बात करेंगे तो एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, अभी इसको हम आगे भी थोड़ा देखेंगे। तो बेटा ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि बहुत जरूरी, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, क्या इसकी डायमेंशन कंडक्शन करंट के डायमेंशन के बराबर होती है। बिल्कुल सेम हो, क्योंकि ये भी करंट है। देखिए बेटा, इसको इलेक्ट्रिक करंट, हालांकि वैसे यहाँ पे कुछ फ्लो तो नहीं हो रहा है, तो अगर हम अमीटर से मेजर करना चाहें, रीड करना चाहें, तो अगर हम यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे कुछ मेजर नहीं है, उसकी रीडिंग कुछ नहीं शो करेगा ये, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, ना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इस प्लेट पे टाइम के साथ साथ चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और वही हमारा कंपास नीडल शो करता है। तो अब जो पहले जैसे हम जानते थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी हम लोगों ने इस चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है आपके इंटरमीडिएट में है, हाई स्कूल में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए, डायरेक्शन पता लगाने के लिए दो लॉज थे। तो बायोट-सैवर्ट लॉ था और एक क्या था, एम्पियर्स लॉ था। तो एम्पियर्स लॉ जो है, हालांकि एम्पियर्स लॉ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरे सर्किट में जो होता है एक करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है ये। और ये देखिए, ये जो मैं जैसे अगर हम उस मैक्सवेल ने ये उसने सॉरी एम्पियर्स ने कहा था, अगर हमें किसी भी करंट फ्लोइंग कंडक्टर के चारों तरफ अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है, तो एक हम एक क्या करें, एक लूप ड्रा कर दें, उसको हम बोलते हैं एम्पेरियन लूप। जैसे देखा मैंने, एक लूप यहाँ है जो कंडक्शन वायर को, जो कैपेसिटर के बाहर है, और एक लूप यहाँ पे है जो कैपेसिटर के यानी डाइलेक्ट्रिक के बीच में है। तो यहाँ पर ये जो लूप बना हुआ है, तो इससे में करंट की मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, दोनों से पता चल जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन करंट है नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बनी है ये। तो ठीक है, उसी को हम देखते हैं फिर अब क्या करना है। तो जैसे हमने देखा कि बेटा जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों, हालांकि दोनों की यूनिट सेम होगी। एक्चुअली करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा, ये किसी के फ्लो होने से नहीं हो रही है, इसलिए अगर आप मीटर से मेजर करना चाहें तो उसकी वैल्यू नहीं कुछ शो करेगा। यहाँ पर शो, यहाँ लगा दिया मीटर सीरीज में, शो करेगा, यहाँ पर भी शो करेगा, यहाँ पर भी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ पर जो हो रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग ड्यू टू द चेंज इन द ड्यू टू द फ्लो ऑफ एक्चुअल करंट, जो हमें आईसी है, इसको हम एक्चुअल करंट कहते हैं। ये इसी को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल करंट से बिल्कुल डिफरेंट है ये, इसलिए इसको हम वोल्ट मीटर से इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ करंट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से हमारा क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इस फिनोमेना को हमें डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया है। यानी ये करंट जो है डिस्प्लेस कर दिया है कंडक्शन करंट को, ठीक है। तो इसीलिए जो है एम्पियर्स लॉ में जो मिसिंग टर्म था, यानी जो इनकंसिस्टेंसी थी, उसमें मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया, और ये मॉडिफाइड इक्वेशन हमारा यही है, यानी ये हमारा जो है ये मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। तो इसी को उन्होंने थोड़ा अपना भी नाम जोड़ दिया, क्योंकि इनका बहुत बड़ी थ्योरी थी, एकदम बिल्कुल न्यू थ्योरी थी। हालांकि एम्पियर्स बेसिक वर्जन तो एम्पियर नहीं किया था, उसी ने इस करंट को जोड़ दिया है। यह हो गया है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, यानी इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ। सिर्फ अपना नाम जोड़ा है क्योंकि उन्होंने जो करंट अपनी डिस्कवर किया था, आईडी डिस्प्लेसमेंट, वो उसमें ऐड हो गई है। अब देखिए बेटा, इसको जोड़ने से ऐसा नहीं कि जैसे जो एम्पियर्स लॉ है वो हमारा ये है, और एक इसको देखिए, इसमें दो करंट जुड़ गई है, तो दो करंट इसलिए जुड़ गई है, दो करंट जुड़ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो रही है जुड़ जा रही है, ऐड हो जा रही है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहां पर देखा आपने आईडी है लेकिन आईसी 0 है,
और यहाँ पे जो कनेक्टिंग वायर है, जो वायर है, जो लीड्स है, इसमें कंडक्शन करंट है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो जो हमारा जो वैल्यू है, तो एट ए टाइम जो हो सकती है एक ही वैल्यू हो सकती है। यानी अगर हम इस पे लगाना चाहें इस पॉइंट P1 पर, यानी अगर हम एट P1, तो हमारा जो एक्चुअल जो हमारा एम्पियर्स ला आएगा वो होगा BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC। यहाँ पर IC कंडक्शन करंट है। अगर हम एट P2 पे लगाना चाहें जो कि डाइलेक्ट्रिक के बीच में है, तो उसमें हमारा जो एम्पियर्स ला लगेगा वो होगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये है परमेबिलिटी और ये है परमिटिविटी, ये हो जाएगी d फाई बाई dt या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ID। यानी ये एम्पियर्स ला है फ्री स्पेस के लिए, जहां पर हमें करंट कंडक्शन करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो एट पॉइंट P1 ये हो जाएगा, एट पॉइंट P2 ये हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि यहाँ पर सिर्फ हमें ये वाला इक्वेशन वैलिड है। यहाँ पर ID 0 है और यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में है, दोनों सरफेस के बीच में है, हमारा इस तरह से हो जाएगा ID हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसको मॉडिफाई करने से जो मैग्नेटिक फील्ड जो थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना हो रही थी यहाँ पर, जितना यहाँ पर है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी है और उसी डायरेक्शन में है। तो ये बहुत बड़ा थ्योरी थी मॉडिफाई। यहीं से एक तरह से कंडक्शन, यहाँ देखिए अब इसमें क्या, इस वाले करंट में ये जो म्यू नॉट होता है क्या है, किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, और एप्सिलॉन नॉट किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों प्रॉपर्टी आ गई है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट की वर्जिन जो है, यानी जो लोगों के माइंड में जो आइडिया आई, इसी की स्टडी डिस्प्लेसमेंट करंट ने दिया हमें। क्योंकि कुछ तो है कि जो हमें बिना किसी मीडियम के ही फ्लो हो रहा है, जहाँ पे कोई यहाँ पे मतलब बिना वायर के फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको हमने कल पढ़ाया था, आज मैंने एक तरह से उसको रिवीजन किया कंटिन्यू रखते हुए। तो दोनों में देखिए बेटा बस सिमिलर, इससे एक बहुत बड़ी ये भी डिफिकल्टी दूर हुई है, ये जो थी प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। भाई जब इस प्लेट पे चार्ज, इन दोनों प्लेट के बीच चार्ज फ्लो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है चार्ज का, इधर पॉजिटिव चार्ज का, इधर नेगेटिव चार्ज का। तो आखिर में जो ये करंट निकल के यहाँ से IC आई है, फिर यहाँ पर IC हो गई है फ्लो, फिर एक्चुअल में करंट फ्लो होना शुरू हुई है। तो बीच में क्या है, बीच में हमारी क्या थी, ये ID थी जो इसको करंट को कंटिन्यू रखे हुए है। तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कंटिन्यूटी की भी हमारी दूर हो गई है। तो ये एक्चुअल करंट नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट की वजह से करंट है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट पड़ा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ये। तो ठीक है, दोनों में काफ़ी, दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, यूनिट भी सेम होगी। और अब हमको ये देखना है बेटा कि क्या हमने जैसे ये कह दिया कि IC यहाँ पर, IC यहाँ पर, और ये जो बीच में ID है, क्या IC ID की बराबर होती है? यानी जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होती है वो सेम होती कि नहीं होती है? इसको भी मैक्सवेल्स ने प्रूव किया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ, सारे बुक्स में भी करीब करीब ऐसे लिखा रहता है कि शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू कंडक्शन करंट इन द लीड या कनेक्टिंग वायर ऑफ द कैपेसिटर्स प्लेट। तो ठीक है, इसी को हम देखते हैं करके थोड़ा सा, ये क्यों ये है, हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में डिराइव करने का आ जाए, या इसके बारे में कुछ लिखने को आ जाए, या इससे तो आपको कंफर्मेशन तो एक तरह से हो जाएगा ना कि हमारा जो ये है कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वल होती है। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अब मिटा करके, एक जो क्वेश्चन हमारा था कि मैक्सवेल ने कैसे प्रूव किया कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, समझाया अच्छी तरह कोशिश किया मैंने। और आप लोग बेटा वीडियो देख करके कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि तो मुझे इससे तभी आइडिया होगा कि क्या मेरी उसमें शॉर्ट कमिंग्स है पढ़ाने में, और कैसे आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे भी तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, और आपको भी बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिए कल, तब तक इसको मिटा रहा हूँ।
इसको बेटा देखिए, ये नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़िए और बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है डिराइव करने को दे दे। डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, इसीलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट करंट अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं हुई है। जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसी तरह का है ये। तो ठीक है, चलिए, जो इस तरह से जो हमें जो मैक्सवेल ने जो प्रूव किया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है मैक्सवेल्स करंट के इक्वल होती है, तो इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट in the dielectric of a parallel plate capacitor is equal to the conduction current in the leads. Leads means connecting wire. Leads means connect, यानी जो तार जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टिंग वायर। क्वेश्चन नोट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी, या सिंपली लिख देंगे प्रूव दैट IC इज इक्वल टू ID, प्रूव दैट IC इज इक्वल टू ID। इसमें क्वेश्चन देखिए बेटा, ये है, इसको मैक्सवेल ने ही सॉल्व करके बताया था, ये मैक्सवेल ने ही शो कर दिया था। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए कोई मीटर अमीटर वगैरह नहीं है। शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट इन द लीड्स मींस कनेक्ट। जैसे देखा, यही केस है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ये है P1, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। जब स्विच हमने ऑन किया, स्विच को हमने जब क्लोज किया, तो हमें कंडक्शन करंट फ्लो होना शुरू हुई, और ये कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जमा होता बताया गया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे जाते हैं, इस तरह से तमाम इस तरह से समझाने की कोशिश समझाया था। तो अब ये बताना है कि जो यहाँ पे तो कंडक्शन करंट है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो दो कैपेसिटर के बीच में, यहाँ पर हमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करनी है, प्रूव करना है कि IC इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू ID, यही हमें प्रूव करना है। चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसको हमें शो करते हैं कैसे होता है। तो अब देखिए, इसका जो मान लीजिए कि एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए लेट एट एनी इंस्टेंट Q charge is there on the plate of a capacitor, on the plate of capacitor, किसी भी इंस्टेंट में जैसे चार्ज होने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना, यानी ये थोड़ी जैसे आपने स्विच को ऑन किया, ये की को क्लोज किया, फौरन चार्ज फौरन ही होता हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम फॉर चार्जिंग। तो किसी भी इंस्टेंट में हमारे जैसे पहले चार्ज किया, तो पहले चार्ज एक आया है, फिर और टाइम बढ़ा, कुछ और आया, कुछ और, ऐसे बढ़ता गया चार्ज, यानी टाइम के साथ साथ बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, और उस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होती गई। तो ठीक है, मान लीजिए कि एट एनी इंस्टेंट लेट एट एनी इंस्टेंट Q चार्ज इज देयर ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, तो उस वक्त क्या होगा, तो हमारी जो कंडक्शन करंट होगी, यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी IC होगी, तार में IC इज इक्वल टू dQ/dt। ये हमारी क्या है, कंडक्शन करंट है, जो कि किसमें फ्लो हो रही है, वायर में फ्लो हो रही है, कनेक्टिंग वायर या लीड में फ्लो हो रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ID क्या होती है, ID क्या इसके बराबर है कि नहीं है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो एक हमारे पास कैपेसिटर है, एक हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C है,
और उसका जो एरिया हमारा ए है, एरिया हमारा क्या है, ये ए है। तो जिस वक्त हमने चार्ज माना था क्यू था, उसी में है एट सेम इंस्टेंट, एट सेम टाइम या सेम इंस्टेंट करिए, क्योंकि ये टाइम नहीं बल्कि एक कुछ क्षण के लिए सेम इंस्टेंट है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम वोल्ट पर मीटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट पर मीटर कहते हैं। तो ई जो है, ई की वैल्यू जो होती है बेटा, ई की जो वैल्यू होती है, ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहां पर ये जो सिग्मा है ये कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो था और ए था, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये हो गया हमारा। यानी अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है, उसी इंस्टेंट इस वक्त क्यू चार्ज फ्लो हो रहा था या डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा था, उस वक्त हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है ई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है, टाइम बढ़ रहा है, ई बढ़ रही है। तो ठीक है, चलिए इसको बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी जो आईडी होती है, जो हमारी आईडी है यानी डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अब देखिए इसी वक्त हम निकाल सकते हैं क्या, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें निकालना है क्या, फाई ई निकालना। फाई ई की वैल्यू क्या होगी, जैसे जानते हैं कि फाई ई जो है, एक जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा जो है, ई जो है इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल हमारा है वो कितना है, 0 है। इसको सिंपली आप लिख सकते हैं कितना, ई इंटू ए। अब ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ई की जो वैल्यू आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हमें जो निकल कर आया है फाई ई, इसको कैंसिल कर दीजिए, और ये जो निकल करके आया है, ये आया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये हो गया आपका, यानी जो हमारी Q की जो फाई यानी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। अब आईडी का जो फार्मूला है, जो मैक्सवेल ने बताया था कि आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो इसको देखिए अब ये इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे रहेगा, और चूंकि ये एप्सिलॉन ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ये क्या हमारी है, ये कांस्टेंट होगी उस मीडियम के लिए, जो हमने मीडियम क्योंकि सेम है, तो ये फॉर पर्टिकुलर मीडियम इट्स वैल्यू विल बी सेम, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो हो गया है डी क्यू अपॉन डी टी हो गया है, क्योंकि क्यू ही चेंज हो रहा है, प्लेट पर क्यू ही तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो अब हमने देखा ये ई और ई कट दिया, तो इसकी जो वैल्यू आई है ये डी क्यू बाई डी टी आई है। यानी अब आईडी जो हमारा हो गया, देखिए अब आईडी देखा आपने इस वाले इक्वेशन के हिसाब से, जो हमने इतना कैलकुलेशन जनरल डेरिवेशन क्या है, इसको हम दो माने, दोनों इक्वेशन बिल्कुल क्या है, ये सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है। यानी आईसी जो हमारी आई थी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी थी, और आईडी जो आई है ड्राइव करने पर, यानी इसको हमने जो है पूरा इसका कैलकुलेशन जो किया है वो भी डी क्यू बाई डी टी के बराबर आ गई है। लेकिन बेटा इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट अब चार्ज से रिलेट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्लेस करंट भी चार्ज के फ्लो होने से पैदा हो रही है, ऐसा नहीं होता है। एक ड्राइव करने पर रिलेशन बन गया है, एक ड्राइव करने पर एक रिलेशन बन गया है, लेकिन इसका मतलब कि ये बिल्कुल नहीं कि जो आईडी है चार्ज चेंज होने से हो रही है। ये किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज ड्यू टू द चेंज ऑफ द चार्ज, चेंजिंग ऑफ द चार्ज विद टाइम्स। जैसे टाइम बढ़ा चार्ज चेंज और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इसे बिल्कुल बदल लीजिएगा, बल्कि इसको नोट कर लीजिए कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आईडी भी चार्ज फ्लो होने की वजह से बन रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट तो यही वही तो डिफर करती है कंडक्शन करंट से,
कंडक्शन करंट चार्ज होने से फ्लो हो रही है, क्योंकि रियल करंट होती है, लेकिन ये रियल करंट नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होने से बन रही है। अब ड्राइव करने पर रिलेशन आ गया है, क्योंकि मैक्सवेल के बाद लोगों ने कहा था कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है चार्ज करंट की वजह से होती है, तो यहाँ पे करंट तो है ही नहीं, तो उन्होंने नया कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का जब दिया और ड्राइव करके बताया कि डिस्प्लेस करंट भी कंडक्शन करंट के बराबर होती है। यानी इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट इन द लीड्स या कनेक्टिंग वायर। तो ठीक है बेटा, इसमें ड्राइव कर दिया है, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि जो रिलेशन ठीक है भले निकल करके आया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट बन रही है। चार्ज करंट फ्लो होने से नहीं बन रही है। चार्ज फ्लो होने से जो करंट बनती है वो जो है सिर्फ एक तरह से ड्राइव किया गया है, रिलेशन को ड्राइव किया गया है, कई चीज सब्स्टिट्यूशन करके बताया गया कि हाँ अल्टीमेटली ID जो है dq/dt के बराबर होती है, जो कि कंडक्शन करंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब जो है समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हो रही है। तो जहां देखा आपने, जहां पर कंडक्शन करंट है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है वहां पे कंडक्शन करंट नहीं है, जैसा कि कैपेसिटर के केस में। यही केस आप वो हमेशा आगे नहीं पढ़ेंगे तो इसी से समझाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो होगी ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है कई तरह की थ्योरम्स लगाना पड़ेगा और डेल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, पॉइंट फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, सब अलग ठीक है तो बात की चीज़ है, लेकिन फिलहाल हमें इससे प्रूव हो गया कि IC इज इक्वल टू ID। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन इस बात को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बेटा आप खुद से लिख लीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं कॉपी किताब आपके पास है तो बिल्कुल लिखिए उसको कि ID इज इक्वल टू IC, बट इट डज नॉट मीन दैट ID इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज। इट इज नॉट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज, इट इज ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। Since the changing electric field creates a magnetic field, so it is called a displacement current। तो ये कंसेप्ट रहा पूरा, और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी शुरू होती है। तो अच्छा, अभी कुछ अभी मैं देख रहा था 2021 में आया था एक क्वेश्चन जो नीट में आया था, उसको देख लेते हैं। यानी अब हम इसको मान लेते हैं कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा तो कंडक्शन, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है जैसा कि 2021 में ये नीट के क्वेश्चन में आया था, तो ठीक है चलिए मैं इसको बिटा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना ये काम लेक्चर खत्म करता हूँ। आवाज मिट नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, थोड़ा 2 मिनट का काम और है, मैं भी इसको तो मैं वेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है अच्छी तरह से मिलेगी। काफी गंदा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बस एक क्वेश्चन बता करके मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। एक क्वेश्चन था बेटा, ये नीट 2021 में आया था। A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V is equal to V naught sin omega t। तो पूछा displacement current between the plates of the capacitor would be given by, would then be given by। ये देखिए एक इसमें कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
इसकी वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू सी है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एसी वोल्टेज हमने इसमें लगाया है, एसी वोल्टेज लगाया है, एसी वोल्टेज लगाया है। और इसकी जो वैल्यू दी हुई है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, ये C है। तो ये कह रहा था डिस्प्लेसमेंट करनी, यानी जो ID दिया हुआ है, ID की वैल्यू जो है ये कितनी होगी, ये है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। पहला ऑप्शन है V नॉट अपॉन ओमेगा C cos ओमेगा टी। ऑप्शन नंबर बी ये है V नॉट अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा टी, एंड C इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड ऑप्शन डी इज V नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। ये है, ये क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया है, यानी ये नीट 2021 में है। ये बच्चे मेरे पास आते हैं, पेपर लेकर आते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हीं को उनके साथ डिस्कस करते हैं, समझाने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए बेटा, तो यही क्वेश्चन है, इसको बताना है कितना होगा। देखिए एक बात माइंड में रख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा डिस्प्लेसमेंट से, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही संबंधित होगा। यहाँ पर भी वही है, ये कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू सी है, उसमें हमने इतनी, यहाँ पे देखिए एसी वोल्टेज दिया है। अभी तक जो हमने जो पढ़ा है उसमें डीसी वोल्टेज बैटरी आगे कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा था, कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया, एसी वोल्टेज दिया है। इसकी वजह से ही ठीक है, यहाँ पर हमारी कंडक्शन करंट फ्लो होगी IC, और ये IC फ्लो होगी, IC और ये IC फ्लो होगी ड्यूरिंग द चार्जिंग के समय, यानी ड्यूरिंग द हमें जो बताना है ये, फिर IC और इसके बीच में जो हमारी होगी ये डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगी, जो आई होगी ID डिस्प्लेसमेंट करंट, यही बताना हमें। यहाँ पे तो IC हमारी क्या है, ये 0 है। बेटा आपको ध्यान होगा कि मैंने छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो करीब 7-8 मिनट की वीडियो थी। मैंने उसमें एक समरी बना दिया था कि जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं LRC, तो उसको लगाते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था, यूनिट भी बताई थी, उसमें कितना वोल्टेज डेवलप होगा उसके टर्मिनल के अक्रॉस, और उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, और उसमें पावर कितना होगा, तो उसको देखेगा। AC सर्किट, AC अल्टरनेटिंग करंट में था, वो ज़्यादा नहीं, बस 5-6 मिनट की है, तो उसको देखेगा। तो वहाँ मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जो करंट होती है IC, ये बराबर C होती है dV/dt, ये बताया था, इसको देखेगा। पहले मैंने जो पहला वीडियो था बहुत अच्छी समरी थी, उसको अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है अगर इस तरह उस पर भी क्वेश्चन आ सकती हैं, और ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, उसी पर बेस्ड है। मैंने जो समरी लिखा था ठीक उसी पर बेस्ड है। ये कंडक्शन करंट है, और यही बराबर क्या हो जाएगी, हमारी ID हो जाएगी, क्योंकि जो कैपेसिटर के बीच में जो है ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट, ये प्लेट के बीच में ये जो दोनों प्लेट है इनके बीच में ID हमारी क्या होगी। तो उसके लिए बेटा आपको यही फार्मूला बनाना पड़ेगा, जितना IC थी उतना ही ID होगी, क्योंकि करंट में कंटिन्यूटी होती है। चलिए ठीक है, इसको इसी से निकाल लीजिए। तो हमें V दिया हुआ है, यानी IC इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू C तो रहेगा। अब जो dV/dt है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, d/dt, और ये है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये V नॉट कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, V नॉट C इंटू V नॉट इज इक्वल टू C इंटू V नॉट। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है साइन का जानते हैं, कॉस होता है। साइन का कितना होता है, ये कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा भी एक फंक्शन है, टी के साथ वेरी चेंज हो रहा है, तो ये भी इसका भी हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो cos ओमेगा टी इसके लिए है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा इंटू ओमेगा, चेन रूल लगाने के बाय यूजिंग चेन रूल, यानी ये हो जाएगा C V नॉट ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी। ये हमारा प्रेडिक्शन है, यही हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी।
तो बेटा जो मैंने वीडियो मेरी बताई थी उसको जरा मैं आपसे बार बार ये आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा, थोड़ा सा एडवाइस करूँगा, उसको जरूर देख लीजिए, याद कर लीजिए। हालांकि वो सब पढ़ा है लेकिन एक तरह समरी के फॉर्म में मैंने जो चार्ट बना करके लिख दिया है, उसको पढ़िए। तो जो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू देखिए वी नॉट सॉरी यहाँ पर होगी ये सी बी है, यहाँ पर जो है ये सी बी है, सी बी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी, सब जगह सी सी है। सी का स्ट्रेस है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी उसकी वैल्यू में ये कास्ट हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए जब करेंगे तो डिफरेंशिएट करें तो यही फार्मूला निकल करके आ रहा है, इसी से मिलता जुलता फार्मूला ये है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। इसको आप पढ़ते भी हैं, बस इसको एक क्वेश्चन बना करके दे दिया है कि डिफरेंशिएट आईडी क्या होगी ये। इसी को ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये होता है क्या कहते हैं वी नॉट बाई 1 ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, और ये होता है एक्स सी, ये क्या होता है एक्स सी होता है, एक्स सी ये सॉरी अपान एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ऐसे भी कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू। तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी। तो उसी तरह जो मैंने चार्ट बनाया था उसी पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन बेस्ड है, कुछ इसमें नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। और साथ साथ मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा, गुजारिश मेरी है कि मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने डिफरेंशिएशन बनाया था, अभी तो और सब नहीं बना पाया हूँ मैं, और सब नहीं बता पाया हूँ, लेकिन बेटा आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपका स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसमें क्या है आपका अलजेब्रा से लेकर के आपका ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, और ज्योमेट्री भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस तरह से उसको अच्छी तरह से पढ़िए और तो बिल्कुल आपको स्कोर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इसमें डिफरेंशिएट करना था इसमें बस, और ये मानना था, ये पता होना था कंसेप्ट कि IC बराबर ID होती है। कैपेसिटर चार्ज जब होता है कैपेसिटर में, उसके डायलेक्ट्रिक में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है कंडक्शन करंट के बराबर होती है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर अब हम दूसरे बार मिलते हैं तो उसमें और भी अच्छे कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ और भी लाएंगे। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि माइक्रोवेव भी आपका क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आपके करीब करीब हर घरों में, ज़्यादातर घरों में जो है किसी चीज़ों को खाना बनाने में, गर्म करने में उसका यूज़ होता है। एक्सरेज है, एक्सरेज का भी जानते हैं, हर कोई एक्सरे से जाके करवाते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन भी है, गामा रेज का भी ऐसे ही है। रेडियो वेव का जानते हैं, रेडियो वेव भी कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इवन विजिबल लाइट जिसको हम लाइट कहते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए बेटा, पढ़ते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू।